वेलकम टू माय चैनल। गाइस, ये चैनल आप लोगों के लिए एकदम नया होगा क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। और मैं इंट्रो के तौर पे ये बताना चाहूँगा आपको कि इस चैनल पे मैं क्लास 10th के कंटेंट्स डालूंगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि ये साइंस क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट पेज है। सो गाइस, मैं अपने चैनल पे आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगा। जी हाँ गाइस, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगा हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी साइंस की। और गाइस, मैं ये भी कोशिश करूंगा कि ऑफिस सब्जेक्ट्स के कंटेंट डालो एकदम फनी वे में, जैसा कि आपको समझ में आए ऐसे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा अपने लैंग्वेज में, जिससे कि आपको समझने में थोड़ी भी दिक्कत ना हो और आप एकदम आसानी से समझ जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और गाइस, आई होप कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करेंगे और मैं अपना बेस्ट इस चैनल पे देता रहूंगा। थैंक यू। टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। गाइस, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी है, इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्ट बातें हैं नहीं, लेकिन बोर्ड के पर्सपेक्टिव से ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर साल सीबीएसई बोर्ड में इस चैप्टर से 5 से 7 मार्क्स के सवाल 100% पूछे ही जाते हैं गाइस। तो आप लोग इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। So guys, consider the flowing situations of daily life and think what happens when. तो guys, यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ situations यानी कि रोज लाइफ में जो कुछ situations होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ एक्टिविटी एक टाइप से आप कह सकते हो दिया हुआ है, तो हमको इसके बारे में सोचना है कि क्या होता है इसमें। सो गाइस, पहला नंबर है मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। सो गाइस, क्या होता है गर्मी का मौसम में जब हम लोग दूध को छोड़ देते हैं ऐसे ही बिना गर्म किए हुए, तो हो सकता है कि वो फट सकता है। और उसके बाद है एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमन एटमोसफेयर। तो गाइस, जब भी अगर बाहर मान के चलो कि बाहर जब बहुत ज्यादा नमी है और अगर हम लोग उस समय किसी लोहे के तवे या कांटी या फिर कुछ भी बर्तन लोहे का अगर उसको बाहर छोड़ देते हैं, तो गाइस आप लोग देखोगे कि थोड़े समय बाद ही उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा। और तीसरा सिचुएशन है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। तो गाइस, जब ग्रेप्स को फर्मेंटेड यानी सड़ाया जाता है तो वो अल्कोहल बन जाता है गाइस। और वेन फूड इज कुक, और गाइस जब फूड को कुक किया जाता है तो कुक करने से पहले जो उसका प्रॉपर्टीज होता है और कुक करने के बाद वो एकदम चेंज हो चुका होता है। और पांचवा सिचुएशन है फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। और गाइस, जब फूड को डाइजेस्ट किया जाता है हमारे बॉडी में तो फिर उसके भी फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाते हैं। और आखिरी सिचुएशन है वी रिस्पायर। सो गाइस, रिस्पायर का मतलब होता है कि हमारे बॉडी के अंदर फूड डाइजेस्ट होने के बाद जो प्रोसेस होता है उसको रेस्पायरेशन बोलते हैं। इसमें हमारे सेल्स की मदद से डाइजेस्टेड फूड की मदद से एनर्जी का फॉर्मेशन किया जाता है और इसी को रिस्पायरेशन बोलते हैं। और गाइस, ये भी एक रिएक्शन है जो कि हमारे डेली लाइफ में होता ही रहता है। तो गाइस, इन ऑल द above situations the nature and identity of the initial substance have somewhat changed। तो गाइस, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इन सभी सिचुएशंस में मतलब जो सिचुएशन ये रिएक्शन होने के बाद होता है उसमें आपने नोटिस किया होगा कि ये जो पहले वाले जो सबस्टांस थे और ये जो होने के बाद जो सबस्टांस बनते हैं वो दोनों में काफी ज्यादा अंतर होता है गाइस। इनके नेचर यानी कि इनके स्वभाव और इनकी पहचान दोनों पूरी तरह से बदल जाती है। We have already learned about physical changes and chemical changes of matter in our previous classes। So guys, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा है। तो फिजिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिनमें सबस्टांस का सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है। अगर उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगर वापस रिटेन करना हो तो किया जा सकता है। लेकिन केमिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें सबस्टांस पूरी तरह से चेंज हो जाता है, केमिकली फिजिकली पूरी तरह से चेंज हो जाता है कि उसको प्रीवियस वाले मैटर के स्टेट पे नहीं लाया जा सकता है। तो व्हेन एवर ए केमिकल चेंजेस ऑकर्स वी कैन से दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। और गाइस, हम ये कह सकते हैं कि जब कोई केमिकल चेंज होता है तो 100% की वहां पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो ही रहा होगा। You may perhaps be wondering to what is actually meant by a chemical reaction। और गाइस, हो सकता है कि आप लोग जान के हैरान हो जाओ कि रियली में होता क्या है केमिकल रिएक्शन का मतलब। How do we come to know that a chemical reaction has taken place? So guys, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। Let us perform some activities to find the answer to this question। So guys,
ये एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी 1.1। वैसे तो मैं हर चैप्टर के एक्टिविटी से रिलेटेड अलग वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन इसमें इसका यूज आएगा, इसलिए हल्का सा हम इसके बारे में भी पढ़ लेंगे। सो गाइस, ये एक्टिविटी 1.1 है। इसमें क्या किया गया है कि एक मैग्नीशियम रिबन को लिया गया है और उस रिबन को बर्न किया गया है। और गाइस, आप लोग देख सकते हो कि बर्न करने के टाइम में इसको रिबन को हाथ से नहीं बल्कि ये टोंग्स यानी कि चिमटा आप कह सकते हो उससे पकड़ा गया है ताकि हाथ जले नहीं। और गाइस, ये जो रिएक्शन होता है उसके बाद में जो फॉर्म होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। और गाइस, इसके बारे में डिटेल्स हम बाद में पढ़ेंगे, तो अभी आगे चलते हैं। So burning of a magnesium ribbon in air and collection of magnesium oxide in a water। तो गाइस, रिएक्टिविटी पे यही है कि एक मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है और फिर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है उसको कलेक्ट किया गया है एक प्लेट में। You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder। तो गाइस, ये जो आपकी रिएक्शन हुआ है उसमें क्या हुआ है ना कि मैग्नीशियम रिबन जो था उसको जलाया गया और जलाने पर वो बहुत ही ज्यादा व्हाइट फ्लेम यानी कि एकदम चमकीला व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है और एक व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये पाउडर जो ऑब्टेन हुआ है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air। और गाइस, ये रिएक्शन हुआ है मैग्नीशियम रिबन जो कि मैग्नीशियम एलिमेंट का था और ऑक्सीजन के साथ जो कि एयर में प्रेजेंट ही होता है। सो गाइस, नेक्स्ट एक्टिविटी 1.2 एंड 1.3 दिए गए हैं। सो गाइस, एक्टिविटी से सेपरेट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, इसीलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, सीधा इस कंक्लूजन पे चलते हैं। ओके। सो गाइस, ये जो दो एक्टिविटी 1.2 एंड 1.3 दिए गए थे उनमें से कुछ ऑब्जर्वेशन आते हैं जो कि इस प्रकार है। फ्रॉम द above थ्री एक्टिविटीज we can say that any of the following observations help us to determine whether a chemical reaction has taken place। सो गाइस, ये जो अभी हमने दो तीन एक्टिविटी मैंने दिखाए नहीं आपको लेकिन है, जिसके ऑब्जर्वेशन से कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखे गए यहाँ पे जिससे हमें ये पता चल सकता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। तो गाइस, पहला है चेंज इन स्टेट, दूसरा है चेंज इन कलर, तीसरा है इवोल्यूशन ऑफ गैस और चौथा है चेंज इन टेम्परेचर। और गाइस, एक पांचवा भी होता है जो एनसीईआरटी बुक में नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पांचवा होता है फॉर्मेशन ऑफ ए प्रिसिपिटेट। So guys, moving to the next, as we observe the changes around us, we can see that there is a very large variety of chemical reactions taking place around us। So guys, हम लोग जब अपने आसपास में देखेंगे नेचर में, तो guys आप लोग देखते ही होंगे आप लोग भी कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस एवरी टाइम होते ही रहते हैं। We will study about the various types of chemical reactions and their symbols रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली यही पढ़ेंगे कि कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं और इनको सिंबलिकली यानी कि किसी सिंबल के हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज when a magnesium ribbon is burnt in oxygen it gets converted into magnesium oxide। तो गाइस, अभी जो 1.1 में जो रिएक्शन हुआ है उनको हम सेंटेंस में ये बोल सकते हैं कि जब एक मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। सो गाइस, आप भी सोच रहे होंगे कि ये रिएक्शन के बारे में ऐसे सेंटेंस में बताना काफी ज्यादा लंबा हो जाता है। सो इट कैन बी रिटेन इन ए शॉर्टर फॉर्म, इसीलिए इसको शॉर्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड इक्वेशन। सो गाइस, सेंटेंस फॉर्म में लिखने के जगह पर अगर हम वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो वो काफी ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। सो द वर्ड इक्वेशन फॉर द एबव रिएक्शन वुड बी, जो अभी हमने एक्टिविटी 1.1 में जो रिएक्शन पढ़ा जिसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन का रिएक्शन था और प्रोडक्ट था मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। द सबस्टांसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। सो गाइस, यहाँ पे तो दो सबस्टांसेस जो रिएक्ट हो रहे हैं जिनसे प्रोडक्ट बनता है उन्हीं को रिएक्टेंट्स कहा जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो सबस्टांस जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको रिएक्टेंट्स बोला जाता है। और द न्यू सबस्टांस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट। और गाइस, रिएक्शन के बाद में जो न्यू सबस्टांस फॉर्म होता है उसी को प्रोडक्ट बोला जाता है।
A what equation shows change of reactants to products through an arrow placed between them? अगर जो वर्ड इक्वेशन होता है उनके बीच में एक रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में एरो दिया गया रहता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि उसके बीच में प्लेस किया जाता है। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विथ ए प्लस साइन बिटवीन देम। और गाइस रिएक्टेंट्स को हमेशा याद रखिएगा कि लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, यानी LHS में लिखा जाता है, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको RHS में लिखा जाता है, HS में। ये गाइस आप हमेशा याद रखिएगा। और अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स है तो बीच में प्लस का साइन होगा, और अगर प्रोडक्ट में भी एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो उसके बीच में भी प्लस का साइन होगा। The arrowhead point towards the products and shows the direction of reaction। और गाइस यहाँ पे जो एरो है, इसका जो यहाँ पे हेड है, वो ये बताता है कि रिएक्शन का डायरेक्शन कौन सा है, यानी कि कौन से डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है, कराया जा रहा है। तो और नेक्स्ट टॉपिक इज राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, यानी कि एक केमिकल इक्वेशन को आखिरकार लिखा कैसे जाता है। सो गाइस यहाँ पर ये तो लिख दिया है कि केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है, लेकिन अभी तक इस बुक ने हमें यही नहीं बताया कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो गाइस एक केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ फार्मूला ऑफ द एलिमेंट्स। तो गाइस हम लोग ये कह सकते हैं केमिकल इक्वेशन एक मोर कंसाइज वे होता है, यानी कि बहुत ही वर्ड इक्वेशन से भी काफी छोटा एक वे होता है, जिससे हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स को यूज किए बगैर उस केमिकल के यानी उस एलिमेंट के सिर्फ फॉर्मूला को यूज करके हम उस इक्वेशन को शो कर सकते हैं। If you recall formula of magnesium, oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as। So guys, जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ है उसको अगर हम लोग इक्वेशन में लिखेंगे तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg और ऑक्सीजन यहाँ पे मॉलिक्यूल के फॉर्म में, इसीलिए O2, और प्रोडक्ट हमारा बना है MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो गाइस ये जो लिखने का तरीका है ये 1.2 ये इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है। आगे काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। तो गाइस अब बोल रहा है कि LHS यानी ये साइड में, रिएक्टेंट साइड में जो एटम्स हैं प्रेजेंट एलिमेंट्स के, उनके नंबर्स को काउंट करने के लिए। तो गाइस देख सकते हो कि मैग्नीशियम 1 है LHS में, और RHS में भी मैग्नीशियम 1 है, और LHS में मैग्नीशियम 2 है, और RHS में मैग्नीशियम 1 ही है। Is the number of atoms of each element the same on both the sides? तो गाइस ये हमसे पूछ रहे हैं कि क्या दोनों साइड LHS और RHS साइड एटम्स के नंबर इक्वल है। तो गाइस हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इक्वल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन LHS में 2 है, RHS में 1 है। इफ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। और अगर गाइस मान के चलो कि इधर LHS में 2 है और अगर RHS में भी 2 होता तो ये इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा होगा नहीं क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। इफ नॉट then the equation is unbalanced because the mass is not same on the both sides of the equation। so guys अगर ऐसा नहीं है कि अगर दोनों तरफ एटम्स के नंबर इक्वल नहीं है तो ऐसे इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। इक्वेशन 1.2 इज ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। तो गाइस ये जो हमारा इक्वेशन है 1.2 ये एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें आप ये कह सकते हो कि मास इक्वल नहीं है LHS और RHS में, और ये भी कह सकते हो कि नंबर ऑफ एटम्स भी इक्वल नहीं। तो गाइस आगे का हमारा टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो गाइस अभी हमने देखा कि अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन में LHS और RHS दोनों साइड में एटम्स के नंबर इक्वल होंगे सारे एलिमेंट्स के, तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यू हैव स्टडीड इन क्लास 9। तो गाइस हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास नहीं क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स of a chemical reaction has to be equal to the total mass of elements present in the reactants। so guys प्रोडक्ट साइड में जितना एटम्स है किसी भी एलिमेंट्स के उसका मास, और रिएक्टेंट साइड में जितना एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन दोनों का मास वो हमेशा इक्वल ही होता है। In other words, the number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction. Hence, we need to balance the skeletal chemical equation। So guys, दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जो एटम्स के नंबर होते हैं LHS या RHS यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में वो हमेशा इक्वल होंगे,
केमिकल रिएक्शन के पहले भी और केमिकल रिएक्शन के बाद भी। इसीलिए हमको किसी भी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस? सो गाइस अभी हमने देखा कि 1.2 एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन था। तो लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। सो गाइस अब हमको केमिकल इक्वेशन बैलेंस कैसे किया जाता है सो देखना है। The word equation for activity 1.3 may be represented as zinc plus sulfuric acid gives the product zinc sulfate प्लस हाइड्रोजन। तो गाइस 1.3 में जो एक्टिविटी है उसमें जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया गया तो हमें प्रोडक्ट मिलता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो इस वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है Zn जो कि जिंक का सिंबल है और उसके बाद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल और ZnSO4 जो कि जिंक सल्फेट का सिंबल या फॉर्मूला जो भी आपका है वो है और H2 हाइड्रोजन के लिए। तो गाइस लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो। ये जो एरो है इसके बोथ साइड यानी LHS और RHS में हमें बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करने के लिए हर एक एलिमेंट का। तो गाइस पहला एलिमेंट है जिंक। LHS में जिंक 1 है और RHS में भी 1 है। LHS में हाइड्रोजन 2 है और RHS में भी 2 है। LHS में सल्फर 1 है और RHS में भी 1 है और LHS में ऑक्सीजन के एटम्स 4 है और RHS में भी 4 है। So guys, the number of atoms of each element is the same on both the sides of the arrow. So equation 1.3 is a balanced chemical equation. तो guys ये जो यहाँ पे केमिकल इक्वेशन दिया गया है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है क्योंकि LHS और RHS दोनों तरफ के एटम्स इक्वल है। Let us try to balance the following chemical equation. तो guys 1.4 एक केमिकल इक्वेशन ही है इसको हमको बैलेंस करना है। इसमें आयरन को हाइड्रोजन के सॉरी वाटर के साथ रिएक्ट कराया गया है और प्रोडक्ट में हमको मिला है मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो गाइस अब इसी को बैलेंस करना है हमें। तो देखते हैं कि बैलेंस करने का स्टेप क्या है। तो गाइस स्टेप 1 है बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। सो गाइस हमें किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते समय ये बात ध्यान रखना है कि एक पहले तो आप एक बॉक्स बना लीजिए हर एक फॉर्मूला के बाद में। जैसे यहाँ पे आयरन का फॉर्मूला है इसमें एक बॉक्स बना दिया गया है, फिर वाटर का फॉर्मूला है उसके बाद एक बॉक्स बना दिया गया है और मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड को भी एक बॉक्स के अंदर ही रखा गया है और हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला है उसको भी बॉक्स के अंदर रखा गया है। यानी कि गाइस ये इसलिए किया गया है क्योंकि हमें बैलेंस करते समय अंदर छेड़छाड़ नहीं करना है, यानी कि किसी भी फॉर्मूले को छेड़छाड़ नहीं करना है, बल्कि यहाँ पे बाहर बॉक्स के बाहर कोई कोफिशिएंट जैसे कि 2 ले लिए 3 ले लिए ऐसे कोई कोफिशिएंट यूज कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए। तो सेकेंड स्टेप है हमारा लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो गाइस अभी हमको जो एटम्स प्रेजेंट है LHS और RHS में जो भी एलिमेंट दिए गए उसके उसके नंबर्स को लिखना है। तो गाइस आयरन जो है उसका LHS में एक ही है एटम और RHS में 3 है। फिर हाइड्रोजन का LHS में 2 है और RHS में भी 2 है। ऑक्सीजन का LHS में 1 है, हाइड्रोजन RHS में 4 है। So guys, step 3, it is often convenient to start with balancing the compound that contains the maximum number of atoms. तो गाइस हमें बताया जा रहा है कि स्टार्ट बैलेंसिंग किस कंपाउंड से करना है, उस कंपाउंड से जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो और इट में बी ए रिएक्टेंट और ए प्रोडक्ट। और गाइस वो कंपाउंड में सबसे ज्यादा एटम्स मौजूद है वो एक रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। सो गाइस उस कंपाउंड में भी उस एलिमेंट को पहले चूज करना है जिसका नंबर ऑफ एटम्स यानी सबसे ज्यादा एटम्स उसके प्रेजेंट है। Using this criteria, we select Fe3O4 and the element oxygen in it. तो गाइस आप इस रिएक्शन में देख सकते हो कि सबसे बड़ा फॉर्मूला तो मुझे Fe3O4 ही लग रहा है और उसके अंदर भी ऑक्सीजन के एलिमेंट सबसे ज्यादा मौजूद है। सो देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन द RHS एंड ओनली 1 ऑन LHS। तो गाइस पहले हम लोग इसी को बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को ही बैलेंस तो ऑक्सीजन एटम्स। तो गाइस यहाँ पे ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए बॉक्स बनाया गया है और देखिए रिएक्टेंट्स में सिर्फ एक ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में 4 ऑक्सीजन। तो गाइस इसका जो जहाँ पे ये फॉर्मूला है ऑक्सीजन जहाँ पे आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो कि H2O में आ रहा है। तो गाइस हम लोग वो को तो वो से पहले तो 4 लगा के करेंगे तो कोई भी फॉर्मूला के अंदर छेड़छाड़ हो जाएगा, इसीलिए हम कोफिशिएंट लेंगे H2O के बाद जो कि यहाँ पे 4 लिया गया है ताकि ऑक्सीजन के एटम्स बराबर हो जाए। So to equalize the number of atoms, it must be remembered that we
कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स और एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो गाइस यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ये चीज़ जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर बैलेंसिंग करना भी है तो किसी फॉर्मूला के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं और ना ही कोई एलिमेंट्स को अपने आप अपने मन से जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं। For example, to balance oxygen atoms, we can put coefficient 4 as 4H2O and not H2O4 or H2O whole twice 4. Now the partly balanced equation becomes, तो वैसे यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो हम उसको फॉर्मूला में H2O पर करके नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सही तरीका नहीं है। कोफिशिएंट पुट कर सकते हैं H2O जहाँ पे दिया गया वहाँ पे, जिससे कि ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर 4 हो जाएगा। तो गाइस जो हमारा इक्वेशन बन चुका है पार्टली बैलेंस करने के बाद में, यानी कि अभी पूरा तरह से बैलेंस नहीं है, तो अगला स्टेप है स्टेप 4, Fe एंड H एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस। तो गाइस अब ऑक्सीजन एटम्स हो चुका है बैलेंस, आयरन और हाइड्रोजन बाकी है। Pick any these of elements to proceed further. Let us balance hydrogen atoms in the partly balanced equation. So guys, अभी हाइड्रोजन एटम्स की बारी है। तो to equalize the number of H atoms यानी हाइड्रोजन एटम्स, make the number of molecules of hydrogen as 4 on the RHS. तो guys RHS में हाइड्रोजन एटम्स अभी 2 हुई थी और इनिशियली यानी कि अभी यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 लगा दिया, तो यहाँ पर अभी हाइड्रोजन 8 हो चुका है LHS में, जैसा कि आप देख सकते हो LHS में 8 हाइड्रोजन है, लेकिन RHS में हाइड्रोजन अभी सिर्फ 2 ही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन से पहले 4 कोफिशिएंट पुट किया जाएगा, तो हमारा जो इक्वेशन बन चुका है, जो कि अभी पूरा तरह से बैलेंस नहीं हुआ है क्योंकि अभी Fe को बैलेंस नहीं किया गया है। तो ऐसे हमारा ये इक्वेशन बन चुका है, Fe4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। तो गाइस अभी ये पूरा बैलेंस होने वाला है, आप इसको ध्यान से थोड़ा समझिएगा। तो गाइस अगला स्टेप है स्टेप 5, एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट व्हिच इज नॉट बैलेंस्ड। तो गाइस अभी आप लोगों ने देख लिया कि हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, और बारी में हमारे तीसरे एलिमेंट आयरन की। तो आयरन रिएक्टेड साइड में एक ही था और प्रोडक्ट साइड में 3। तो गाइस इसको बैलेंस करने के लिए Fe के पहले कोफिशिएंट 3 लिया गया है ताकि LHS और RHS दोनों तरफ इक्वल एटम्स हो जाए आयरन के। To equalize Fe, we take 3 atoms of Fe on the LHS। तो guys यही चीज है, कोफिशिएंट 3 लिया गया। Step 6, finally to check the correctness of the balanced equation, we count atoms of each element on both sides of the equation। तो guys अब ये इक्वेशन बैलेंस हो चुका है और अगर आप काउंट करोगे तो Fe3 LHS में, RHS में भी 3 और हाइड्रोजन RHS में 8 है और LHS में भी 8 है और ऑक्सीजन भी LHS में 4 है, तो RHS में भी 4 ही है। तो गाइस अब इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। सो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1.9 आर इक्वल, दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस, इसीलिए अब इक्वेशन बैलेंस है। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशन is called Witten trial method, as we make trials to balance the equation by using the smallest whole number coefficient। तो guys ये जो अभी हमने प्रोसेस यूज किया बैलेंस करने का, उसको हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि हमने ट्रायल्स की यानी कि कोशिश की होल नंबर्स को कोफिशिएंट के तौर पर पुट करके इसको बैलेंस करने का। वैसे और भी तरीका होता है जो कि हमें हायर क्लास को भी जाननी है, इसीलिए अभी हम अगले एक स्टेप और बाकी है जिसको ऊपर ध्यान देंगे। तो अगला स्टेप है स्टेप नंबर 7, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। केयरफुली एग्जामिन द above इक्वेशन 1.9। सो गाइस इस इक्वेशन 1.9 को एग्जामिन देखने के लिए कहा जा रहा है। Does this equation tell us anything about the physical state of each reactant and product? तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि इस इक्वेशन में हमें किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कोई भी फिजिकल स्टेट पता नहीं चल रहा है कि वो किस स्टेट में है। नो इन्फॉर्मेशन हैज बीन गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट द फिजिकल स्टेट। ये चीज क्या है गाइस कि इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। So to make a chemical equation more informative, the physical states of the reactants and products are mentioned along with their chemical formula। तो guys और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए केमिकल फार्मूला को उसके नीचे यानी कि उसके नीचे कुछ सिंबल दिए जाते हैं जिससे हमें पता चले कि वो कौन से स्टेट में है। द गैसियस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय नोटेशंस G, L, AQ एंड S। सो गाइस अगर कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में
पार्टिसिपेट कर रहा है या फिर बाहर आ रहा है तो उसके लिए नोटेशन जी हो जाएगा। और अगर कोई लिक्विड फॉर्म में है तो उसके लिए एल हो जाएगा। एक्वस फॉर्म में, सो गाइस एक्वस का मतलब होता है कि कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट वाटर में सोल्यूबल है और रिएक्टेंट रिएक्शन में प्रेजेंट है, इसीलिए उसको एक्वस कहा जाता है। सो एक्वस। एंड अगर कोई चीज़ सॉलिड में प्रेजेंट है पार्टिसिपेट होने के दौरान या फिर जो फॉर्म हो रहा है वो सॉलिड है तो उसके लिए नोटेशन एस होता है। और गाइस यहाँ पे यही चीज़ है, द वर्ड aqueous is written if the reactant or product is present as a solution in water। यानी कि aqueous वर्ड यूज तभी होगा जब वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो भी हो वाटर सोल्यूबल हो, यानी कि वाटर में सोल्यूबल होकर प्रेजेंट हो। सो गाइस द बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9 बिकम्स। सो गाइस अगर इस इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना है तो फिर इसके फिजिकल स्टेट को मेंशन यहाँ पे कर दिया गया है, जो कि 3Fe जो कि सॉलिड के फॉर्म में, H2O यानी वाटर, जी यानी गैसियस फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे वाटर रिएक्ट नहीं कर रहा है, स्टीम रिएक्ट कर रहा है आयरन के साथ। और Fe3O4 ये सॉलिड के फॉर्म में मिला है। H2 जो कि गैस है वो गैसियस फॉर्म में है। नोट दैट द सिंबल G is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam। तो वैसे मैं आपको पहले ही बता चुका कि वाटर स्टीम के फॉर्म में इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। Usually physical states are not included in chemical equation unless it is not necessary to specify them। तो गाइस हमें ये कहा जा रहा है कि केमिकल इक्वेशन को के फिजिकल स्टेट को तब तक ना लिखने के लिए जब तक कि हमें कहा ना जाए कि ये जरूरी है। Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above or below the arrow in the equation। तो गाइस कभी कभी क्या होता है कि कोई रिएक्शन को बनाने के लिए कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है या फिर कोई स्पेसिफिक प्रेशर चाहिए होता है, और कोई कैटेलिस्ट की जरूरत पड़ सकती है जिसके बिना रिएक्शन हो ही ना पाए। तो गाइस इन सबको अगर हमें दिखाना है तो ये जो एरो होता है किसी भी इक्वेशन के बीच में, यानी एलएचएस और आरएचएस के बीच में जो इक्वेशन होता है उसी के ऊपर या नीचे ये कंडीशन मेंशन किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो, जो कि पहला एग्जांपल है हमारा CO प्लस 2H2 gives द प्रोडक्ट CH3OH। तो गाइस ये जो यहाँ पे रिएक्शन है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मिथाइल एल्कोहल बना रहा है। और गाइस ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब हम उसको 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक प्रेशर को घटा के ले जाए ताकि ये रिएक्शन हो सके। और अगला एग्जांपल है 6CO2 प्लस 12H2O gives 6C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो गाइस ये इक्वेशन है, ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है और आप लोग इसके बारे में पहले से भी जानते ही होंगे। तो यहाँ पे दो कंडीशंस दी गई है, एक क्लोरोफिल एक सनलाइट। सो गाइस ये दोनों कंडीशंस मस्ट है किसी भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। अगर ये दोनों कंडीशंस नहीं मिलेंगी तो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। So using these steps, you balance equation 1.2 in the exercise। So guys हमें बोला जा रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वाला जो हमारा एग्जांपल था उसको बैलेंस करना है। तो आई होप कि आप लोगों से खुद से भी बैलेंस कर सकते हो आप। सो गाइस अगले पार्ट में यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए, तो गाइस मैं क्वेश्चन आंसर के लिए भी सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। सो मैं सीधे अगले पार्ट में चलता हूँ और अगला पार्ट है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो वी हैव लर्नड इन क्लास 9th दैट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन atoms of one element do not change into those of another element। so guys basically chemical reaction में होता क्या है, ऐसा नहीं है कि केमिकल रिएक्शन में कोई एटम कोई दूसरे एटम में चेंज हो जाता है जिससे कि नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। नॉर डू एटम्स disappear from the mixture और appear from elsewhere। अगर ऐसा नहीं है किसी कंपाउंड या मिक्सचर में से कोई एटम गायब हो जाता है और अपने आप कहीं से भी कोई एटम आ जाता है नया सब्सटेंस बनने के लिए। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द breaking and making of bonds between atoms to produce new substances। तो गाइस केमिकल रिएक्शन में होता है क्या एक्चुअली में कि केमिकल रिएक्शन में कुछ बॉन्ड टूटते हैं और कुछ बॉन्ड बनते हैं ताकि नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो सके। You will study about types of bonds formed between atoms in chapter 3 and 4। तो गाइस चैप्टर 3 and 4 में हमें डिटेल्स में पढ़ना है कि कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं और बॉन्ड्स बनाए कैसे जाते हैं। सो अभी हम आगे चलते हैं। हमारा पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो गाइस यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें कि कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है और यहाँ पे प्रोडक्ट हमें मिल रहा है सिलेक्ट लाइम यानी CaOH2 जो कि सिलेक्ट लाइम है और इसको आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हो।
और गाइस ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन में वाटर के साथ वाइगरसली रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, जिससे एक ट्रेमेंडस यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज हो रहा है। सो ये चीज यहाँ पे दिया गया है कि इन दिस रिएक्शन केमिकल कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम ऑक्साइड। अगर आप लोग नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पर रिएक्टेंट भले ही दो है लेकिन हमारा प्रोडक्ट एक ही है, जो कि है CaOH का होल्ड यानी सिलेक्ट लाइन। तो guys, such a reaction यानी ऐसे ही reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as a combination reaction। तो guys, ऐसे ही reaction जिसमें एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स को मिलाकर, तो ऐसे रिएक्शंस को ही कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। और गाइस ये बॉक्स वाला इंफॉर्मेशन कभी कभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मैं इसको स्किप नहीं करता हूँ, इसको भी एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। A solution of select lime produced by the reaction in 1.13। तो गाइस अभी हमने जो रिएक्शन देखा वो 1.13 था, तो उसका यूज करके इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। गाइस वॉल्स यानी दीवारों के ऊपर पेंट लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है, यानी कि व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट कलर से अगर किसी दीवार को पेंट करना होता है तो सिलेक्ट लैंप का यूज किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। और गाइस क्या होता है कि वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वॉल्स पे अप्लाई किए जाते हैं, वो कुछ दिनों में यानी कि 2 से 3 दिन आप मान सकते हो कि 2 से 3 दिनों में जो एटमोस्फेयर में CO2 प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है और उसका लेयर दीवार पे चढ़ा देता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days of white washing and gives a shiny finish to the wall। और गाइस ये कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन होने के बाद हमारा वॉल काफी शाइनी लगने लगता है, काफी चमकीला लगने लगता है। It is interesting to note that the chemical formula for marble is CO3। हैश कैल्शियम कार्बोनेट जो दीवार पे आया है उसका भी फॉर्मूला CaCO3 है, और जो मार्बल जिसका यूज घर बनाने के लिए भी कभी कभी किया जाता है वो भी CaCO3 ही है। और गाइस यहाँ पे इक्वेशन आप देख सकते हो इस रिएक्शन का, जिसमें सिलेक्ट लाइन यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। और गाइस आगे आप देख सकते हो यहाँ पे एक एग्जांपल दिए गए हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और भी ज्यादा। तो पहला एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि कार्बन कोल का एक मतलब कोल एक कार्बन का ही फॉर्म होता है, यानी कि जिसको जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो हमारा प्रोडक्ट में निकलता है CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि आप देख सकते हो 2 रिएक्टेंट्स है और प्रोडक्ट सिर्फ एक है। अगला एग्जांपल है 2H2 plus O2 gives 2H2O। गाइस यहाँ पे भी रिएक्टेंट्स 2 है प्रोडक्ट एक है, इसीलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होगा। In simplest language, we can say that when 2 or more substances, elements or compounds combine to form a single product, the reaction are called combination reaction। तो गाइस यही है कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर किसी एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे तो उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। इन एक्टिविटी 1.4 we also observed that a large amount of heat is evolved। और गाइस ये जो हमारा रिएक्शन था एक्टिविटी था 1.4 में, जो कि मैंने स्किप कर दिया, उसमें भी काफी ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज हुआ था। तो दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। और गाइस हीट रिलीज होता है, इसके कारण जो रिएक्शन जिस चीज में हो रहा होता है वो काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो गाइस ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो, चाहे ट्रेमेंडस अमाउंट में हो चाहे स्मॉल अमाउंट में हो, लेकिन अगर हीट रिलीज हो रहा है तो ऐसे रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कहा जाता है। सो अदर एग्जांपल्स एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। गाइस जब CH4 यानी मीथेन गैस को जलाया जाता है तो हमारा प्रोडक्ट बनता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और गाइस इसके साथ कुछ हीट भी रिलीज होता है। डू यू नो दैट द रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो गाइस क्या आप जानते हो कि हमारे बॉडी में जो रिस्पिरेशन प्रोसेस है वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही है। कैसे, सो आइए देखते हैं। We all know that we need energy to stay alive। हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत है। We get this energy from the food we eat। और ये एनर्जी हमको मिलता है अपने खाने से यानी भोजन से।
ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सबस्टांसेस। डाइजेशन के दौरान क्या होता है कि हमारा फूड जो लार्जर मॉलिक्यूल या सब पार्टिकल्स में मौजूद है वो स्मॉलर सिंपलर एकदम सिंपलर सबस्टांसेस में ब्रेक डाउन किया जाता है, एकदम छोटे छोटे कणों में। फॉर एग्जाम्पल राइस पोटेटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि चावल हो गया, आलू हो गया और रोटी हो गया, इन सब में काफी ज्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में ब्रोकन डाउन कर दिए जाते हैं डाइजेशन के दौरान। दिस ग्लूकोज combines with oxygen in the cells of our body and provides energy। और guys ये जो हमारा ग्लूकोज फॉर्म होता है वो रिस्पायरेशन प्रोसेस में ही सेल्स को के साथ ऑक्सीजन जब कंबाइन हो जाता है तो इस ग्लूकोज को तोड़ के और एनर्जी प्रोवाइड करता है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रिस्पायरेशन। तो guys यही तो होता है रिस्पायरेशन प्रोसेस, इसके बारे में हम अपने चैप्टर 6 में डिटेल्स में जानेंगे, जो कि हमारा बायोलॉजी का चैप्टर है उसमें जानेंगे। और गाइस यहाँ पे इसका इक्वेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है कि C6H12O6 यानी कि ये हमारा ग्लूकोज है और ये एक्वस फॉर्म में मौजूद है यानी कि वाटर सोल्यूबल फॉर्म में। और C6O2 भी है यानी ऑक्सीजन भी है, ये भी एक्वस फॉर्म में है यानी कि वाटर सोल्यूबल फॉर्म में। और हमारा प्रोडक्ट बनता है 6CO2, ये भी एक्वस है। 6H2O जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है और हमें अपने काम करने के लिए एनर्जी भी प्रोवाइड किया जाता है। तो वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ है यानी एनर्जी प्रोडक्ट के साथ बाहर आया है, इसीलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा गया है। The decomposition of vegetable matter into compost is also an example of exothermic reaction। और guys जो सड़ने की प्रक्रिया यानी कि जो हमारे घर के कचरे होते हैं, कूड़े होते हैं, जो सब्जी के छिलके आप कह सकते हो वो होते हैं, जब उनको डस्टबिन में आप लोग देखोगे कि बहुत दिन तक हो जाता है तो वो सड़ने लगते हैं। तो गाइस वो सड़ते हैं, यहाँ तक कि वो सड़ते हैं तो भी हीट कुछ ना कुछ रिलीज करते हैं, इसीलिए इनके डिकम्पोजिशन वाले प्रोसेस को भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही कहा जाता है। Identify the type of reaction taking place in activity 1.1 where heat is given out along with the formation of single product। Guys हमें एक्टिविटी 1.1 में रिएक्शन दिया गया है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बनाया हुआ एक सिंगल प्रोडक्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो गाइस इससे भी पता चलता है कि वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है और साथ में हीट भी निकल रहा है, इसका मतलब वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी था। सो आगे चलते हैं हम। आगे हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। गैस इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इसके सिर्फ ऑब्जर्वेशन आपको बता देता हूँ। एक्सप्लेन इसको मैं दूसरे वीडियो में करूंगा, सेपरेट वीडियो में। तो गाइस हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैव चेंज। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक एक्टिविटी कराया गया था, इसमें क्या होता है कि जो आयरन सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट आप कह सकते हो उसको गर्म किया जाता है तो उसका कलर कलर ग्रीन से व्हाइट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है वही हम देखते हैं। यू कैन आल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। और गाइस इसको जब बर्न किया जाता है फेरस सल्फेट को तो एक यानी कि आप पहचान सकते हो ऐसी खुशबू आती है इसकी सल्फर की, मतलब एक अजीब टाइप की खुशबू आती है सल्फर की। In this reaction, you can observe that a single reactant breaks down to give simpler products। और guys आप देख सकते हो कि ये जो रिएक्शन हमारा हुआ है, इस रिएक्शन में फेरस सल्फेट यानी कि एक रिएक्टेंट बहुत सारे प्रोडक्ट जो कि Fe3 Fe2O3 है, SO2 है, SO3 है, सो इन सब प्रोडक्ट्स में टूटा है। सो गाइस दिस इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी इस रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है क्योंकि इसमें एक सिंपलर सबस्टांस बहुत ज्यादा सिंपलर सबस्टांस में टूटा है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप FeSO4 टूटा है 3 प्रोडक्ट्स में, इसीलिए एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स जो इसका फॉर्मूला होता है FeSO4 × 7H2O लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस। गाइस आप ये बात नोटिस कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको अगले वाले चैप्टर में भी काम आएगा। क्योंकि जब भी कोई अगर क्रिस्टल है उसमें से अगर उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ जाता है यानी वेपराइज हो जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है और वो व्हाइट कलर में आ जाता है। इट देन डिकम्पोजेज टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड। और गाइस इसका कलर चेंज होने के बाद में ये फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है और प्रोडक्ट दो और प्रोडक्ट हमको मिलता है गैस के फॉर्म में, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड इज सॉलिड while SO2 and SO3 are gases। फेरिक ऑक्साइड जो हमें मिला है वो एक सॉलिड है और बाकी जो दो है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये गैसेज हैं।
Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries. कैल्शियम कार्बोनेट का भी डिकम्पोजिशन कराया जाता है और ये काफी इम्पोर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्योंकि इसका यूज बहुत सारे इंडस्ट्रीज में किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड क्विक लाइम और लाइम। तो कैसे कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम यानी चूना या क्विक लाइम भी कहा जाता है। इट हैज मेनी यूजेस, वन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो गाइस ये जो कैल्शियम ऑक्साइड इसका बहुत ज़्यादा यूज है और एक यूज हमारे बुक में दिया गया है जो कि सीमेंट इंडस्ट्री में इसका यूज होता है सीमेंट फॉर्मेशन के लिए। When a decomposition reaction is carried out by heating is called thermal decomposition। तो गाइस एनसीईआरटी बुक में दिया सब कुछ रहता है, बस थोड़ा ढूंढने का जरूरत होता है गाइस। तो आप देख सकते हो कि इसमें ये कहीं नहीं दिया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लेकिन गाइस इसके अंदर दिया ये हुआ है कि जब भी कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीटिंग यानी गर्म करने की वजह से हो रहा है तो उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का स्पेशल नाम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताया गया है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी 3 टाइप का होता है, जिसमें से पहला टाइप हम अभी देख चुके हैं जो कि हीट की मदद से होता है, उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। सो आगे चलते हैं। Another example of a thermal decomposition is given in activity 1.6। और guys ये जो हमारा एक्टिविटी 1.6 है इसमें भी एक एक्टिविटी करा के हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं जो कि हम सीधे ऑब्जर्वेशन पे चलते हैं। You will observe the emission of brown fumes. These fumes are of nitrogen dioxide। और गाइस अभी जो एक्टिविटी ये हुआ है यहाँ पे, इस एक्टिविटी में ब्राउन फ्यूम्स निकले हैं, यानी कि ये जो अब ब्राउन फ्यूम्स ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ब्राउन फ्यूम्स ये निकले हैं वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के हैं। ये जो रिएक्शन यहाँ पे हुआ है इसके बारे में हम अभी देखेंगे। और गाइस ये जो यहाँ पे रिएक्शन हुआ है ये वाला रिएक्शन था जिसमें लीड नाइट्रेट को हीट करने पे वो लीड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के फॉर्म में टूट जाता है और ये भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। Let us perform some more decomposition reactions as given in activities 1.7 and 1.8। तो गाइस एक्टिविटी 1.7 एंड 1.8 में भी ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिया गया है जिसके बारे में आपने लगभग सुना ही होगा। सो गाइस 1.7 में एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के बारे में दिया गया है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके वाटर को हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के रूप में तोड़ा जा रहा है। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस आप कह सकते हो या फिर इसको आप इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी कह सकते हो क्योंकि इसमें जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हो रहा है। तो गाइस यही होता है दूसरा टाइप डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी पास करा के किसी भी कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है। तो गाइस ये जो हमारा तीसरा टाइप है वो कि एक्टिविटी 1.8 में दिया गया है। तो एक्टिविटी 1.8 में एक्चुअली वो कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड को एक चाइना डिश में रखा जाता है और सनलाइट में छोड़ दिया जाता है जिसके बाद में वो एकदम चेंज हो जाता है, उसका कलर भी एकदम चेंज हो जाता है, सिल्वर क्लोराइड एकदम ग्रे हो जाता है सनलाइट में। और दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। और गाइस ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सनलाइट में रखते ही सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज होकर सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है और सिल्वर जो कि ग्रे कलर का होता है वो चाइना डिश में ही रहता है और क्लोरीन वो वेपर के तौर पे आप कह सकते हो कि उड़ जाता है। और इसका एक और एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड आल्सो बिहेव्स इन द सेम वे। और गाइस सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी यही है, वो भी सनलाइट में एक्सपोज होने पर सिल्वर और ब्रोमीन के रूप में टूटता है। और गाइस ये जो आपने दोनों एग्जांपल देखो जिसमें सनलाइट के मदद से डिकम्पोजिशन हुआ है यानी कि लाइट के मदद से डिकम्पोजिशन हुआ है, इसीलिए इन दोनों जो एग्जांपल्स दिए गए हैं इन दोनों को एक स्पेशल कैटेगरी के डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रखा जाएगा जो कि होता है फोटोलाइसिस या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। The above reactions are used in black and white photography। गाइस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको को इसका यूज पूछे तो आप बता सकते हो कि ये जो दोनों एग्जांपल दिए गए थे सिल्वर ब्रोमीन और सिल्वर क्लोराइन वाला ये दोनों का यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। What form of energy is causing this decomposition reaction। और गाइस ये कहा जा रहा है कि कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी की मदद से ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहे हैं। तो गाइस हम देख चुके हैं कि पहले तो हीट की मदद से हुआ था, दूसरी टाइम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हुआ था और तीसरी टाइम सनलाइट यानी लाइट की मदद से हुआ है। वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी। और गाइस हमने देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, बिना एनर्जी के नहीं हो सकता है, चाहे वो एनर्जी हीट के फॉर्म में हो
लाइट के फॉर्म में हो या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो, फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। अगर रिएक्टेंट्स को ब्रेक करना है तो ये तीनों में से कोई ना कोई चीज तो चाहिए, यानी कि एनर्जी चाहिए। रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज ऑब्जर्व आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो गाइस ऐसे रिएक्शंस जिनमें की एनर्जी को ऑब्जर्व किया जाता है रिएक्शन होने के लिए, तो ऐसे रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि अगर डिकम्पोजिशन कराना है तो हमें एनर्जी देना ही होगा। और गाइस यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो में बात करूंगा। तो अभी हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। गाइस इसके बारे में आप लोगों ने हो सके तो 8 स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, क्योंकि ये हमारा 8 स्टैंडर्ड में भी था। और गाइस यहाँ पे एक एक्टिविटी 1.9 है जिसमें यही बताया गया है कि कैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल को डालने पर आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बना देता है। और गाइस यही एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, तो आइए हम इसको देखते हैं अभी। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिविटी का जो ऑब्जर्वेशन है कि नेल पहले ग्रे कलर का था, डिस्प्लेस कर दिया आयरन कॉपर को, तो यहाँ पे अब नेल हो गया है कॉपर कलर का, यानी कि कॉपर अब ये नेल पे आ गया है। और जो आयरन था वो सल्फेट के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फेट बना लिया है, इसलिए इसका सॉल्यूशन का कलर ब्लू से हल्का सा ग्रीन हो गया है। सो गाइस देखते हैं आखिर यहाँ पे हुआ क्या था। तो व्हाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स। तो गाइस यही बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो रिएक्शन ऐसे आखिर ऐसा क्या हुआ कि ब्राउन कलर का हो गया। हमारा जो कांटे था यानी नेल था वो लोहे का था और उसका कलर ग्रे था, और अब वो ब्राउन कलर का हो गया। तो द फ्लोइंग रिएक्शन केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो गाइस यहाँ पे ये जो दिया गया है ये वाला केमिकल रिएक्शन हुआ है, जिसमें कि क्या हुआ है कि आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा गया, तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस करके अपना सॉल्यूशन बना लिया सल्फेट के साथ, और आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर को अलग डिस्प्लेस कर दिया जो कि नेल पे आ गया, यानी कांटी पे आ गया। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस और रिमूव another element copper from copper sulfate solution. This reaction is known as displacement reaction. तो गाइस ऐसे ही रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करके उसके कंपाउंड के साथ अपना कंपाउंड बना लेता है, तो ऐसे रिएक्शन को ही हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और अनदर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर, यहाँ पे और भी सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो जैसे कि जिंक और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, तो इसमें भी वही होगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया जाएगा और फॉर्मेशन हो जाएगा जिंक सल्फेट का। और अगला भी एग्जांपल वही है, कॉपर क्लोराइड है और लीड है, तो लीड क्या करेगा, क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके अपना कंपाउंड बना लेगा और कॉपर को डिस्प्लेस कराएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। वैसे आपको रिएक्टिविटी सीरीज हो सके 8 स्टैंडर्ड में याद हो, या फिर आपको इस 10 स्टैंडर्ड में तो बिल्कुल याद होनी चाहिए, जो कि हमें चैप्टर 4 में पढ़नी है, लेकिन आप उसको अभी भी याद कर सकते हैं। तो गाइज वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे यही चीज लिखा गया कि जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। जिंक और लेड होते हैं वो कॉपर से बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और आयरन भी होता है, इसीलिए कॉपर को ये लोग उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर पाए। तो गाइस ये हमारा केमिकल रिएक्शन का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आइए हम इसको देखते हैं। गाइस यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया था 1.10, जिसमें क्या ऑब्जर्व किया गया है सो हम देखते हैं। सो a white substance which is insoluble in water is formed. This insoluble substance formed is known as precipitate. Any reaction that produces a precipitate can be called a precipitation reaction. तो guys यहाँ पे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को एक्वस फॉर्म में लिया गया था और दोनों को मिक्स किया गया, और मिक्स करने के बाद में हम कह सकते हैं कि रिएक्शन हुआ जिसमें बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। सो गाइस यहाँ पे जो बेरियम सल्फाइड सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ है वो एक प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट यानी कि ऐसा सबस्टांस जो कि वाटर में सोल्यूबल ना हो, यानी कि वाटर में घुल मिल ना सके। और ऐसा रिएक्शन जिसमें एक प्रेसिपिटेट यानी कि सोल्यूबल सबस्टांस का फॉर्मेशन हो जाता है उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। और गाइस अभी आप लोग समझ रहे हो कि ये नेक्स्ट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं गाइस, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल एक्सपोनेंशियल रिएक्शन का ये समझ सकते हो कि पार्ट है, उसका स्पेशल पार्ट है, जो कि तभी होता है जब दोनों तरफ आयंस का एक्सचेंज हो। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे Na2SO4 था और BH12 था, Cl2 था, तो यहाँ पे सल्फेट का आयन और क्लोरीन का आयन आपस में एक्सचेंज किया है, और क्लोरीन आ गया है Na के साथ यानी सोडियम के साथ,
और सल्फेट का आयन आ गया है बेरियम के साथ, और इसीलिए यहाँ पे एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हुआ है जिसमें एक प्रेसिपिटेट का फॉर्म हुआ है, और यहाँ पे प्रेसिपिटेट है BaSO4 बेरियम सल्फेट। और गाइस मैं आपको बता दूं कि प्रेसिपिटेट को ये नीचे वाले एरो ऐसे के साथ, नीचे वाले एरो के साथ डिनोट किया जाता है गाइस। एनसीईआरटी में बताया नहीं गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई भी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है तो उसके बगल में आप ऐसे सिंबल दे सकते हो, इससे समझ जाएंगे वो कि आपने ये जो रिएक्शन लिखा है उसमें प्रेसिपिटेट ये BaSO4 ही है। तो गाइस अब हम आगे चलते हैं। तो व्हाट कॉजेज दिस? तो गाइस ऐसा क्या हुआ कि ये वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म? तो ऐसा क्यों हुआ कि ये BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट का ही प्रेसिपिटेट क्यों बना? तो the white precipitate of BaSO4 is formed by the reaction of SO4 ion and Ba2 ion। तो गाइस यहाँ पे क्या हुआ कि सल्फेट आयन और बेरियम आयन की वजह से ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। और एक और प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हुआ है जो कि सोडियम क्लोराइड है, जो कि वाटर सॉल्यूबल है यानी एक्वस है, और वो सॉल्यूशन में ही मौजूद है। सच रिएक्शंस इन विच there is an exchange of ion between the reactants and products are called double displacement reaction। तो गाइस ऐसे रिएक्शन जिसमें कि आयंस का एक्सचेंज होता है रिएक्टेंट्स के बीच में, जो कि यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे सल्फेट और क्लोरीन आयन आपस में एक्सचेंज किए थे और जो प्रोडक्ट बनाए थे वो एग्जांपल था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। तो गाइस ऐसे ही रिएक्शन जहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो जाए उस रिएक्शन को बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको पहले से ही हाईलाइट कर दिया था, तो आप भी इस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और आगे रिकॉल एक्टिविटी 1.2। तो गाइस ये एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी बातें हैं वो मैं सेपरेट वीडियो में ही करने वाला हूँ, इसलिए हम अभी इसको स्किप कर देते हैं। तो अगला हमारा टाइप आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंबाइन के तौर पे हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। The surface of copper powder becomes coated with black copper oxide। So guys यहाँ पे एक एक्टिविटी था जिसमें कि कॉपर को गर्म किया गया था, जिसके बाद कॉपर गर्म होने के बाद में कॉपर ऑक्साइड बन जाता है और इसका कलर ब्लैक हो जाता है। और ऐसा क्यों हुआ? तो दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। तो गाइस यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ जिसमें कि ऑक्सीजन ऐड हो गया कॉपर में और कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया, इसलिए कॉपर जो कि रेड ब्राउन होता है उसका कलर यहाँ पे ब्लैक हो चुका है रिएक्शन में। तो इसका इक्वेशन इस प्रकार है 2Cu प्लस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स 2Cu। यानी कि गाइस कॉपर और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं हीट के प्रेजेंस में और हमें मिलता है कॉपर ऑक्साइड प्रोडक्ट के रूप में। और गाइस यहाँ पे हीट एक कंडीशन है जो कि इस रिएक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि इस रिएक्शन को कराना है तो हमें हीट पास करना होगा, और अगर ऐसा नहीं करते तो ये रिएक्शन शायद ना हो पाए। और गाइस मैंने आपको यही बताया था कि कोई भी अगर कंडीशन है जिसकी वजह से रिएक्शन हो रहा है तो उसको एरो के ऊपर लिखते हैं। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल CuO यानी कॉपर ऑक्साइड, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड। तो गाइस अगर हम लोग इस कॉपर ऑक्साइड में अगर हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं तो ये जो ब्लैक कलर था कॉपर ऑक्साइड का वो वापस अब ब्राउन में चेंज हो जाएगा। और गाइस हम ये कह सकते हैं कि पहले वाले जो रिएक्शन में जिसमें कॉपर ब्राउन से ब्लैक हुआ था ये उसका रिवर्स प्रोसेस है, क्योंकि इसमें कॉपर ब्लैक से वापस ब्राउन हो चुका है और हमें कॉपर मिल चुका है। और गाइस इसका इक्वेशन इस प्रकार है CuO यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट गिव Cu प्लस H2O। यानी कि गाइस अब कॉपर ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे वाटर बना ले रहा है और कॉपर को अलग कर दे रहा है, तो कॉपर हमें मिल जाता है और इसी वजह से उसका ब्लैक कलर वापस ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। If a substance gains oxygen during a reaction, it is said to be oxidized। और गाइस जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा तो कॉपर ऑक्साइड बन गया और इसकी वजह से इसका कलर भी चेंज हो गया था। तो गाइस ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई सबस्टांस ऑक्सीजन गेन करता है तो उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है, और उस सबस्टांस को यानी जो सबस्टांस में ऑक्सीजन ऐड हुआ है उसको कहा जाता है ऑक्सीडाइज, यानी कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो चुका है अब ये ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है। इफ ए सबस्टांस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस। और गाइस अगर कोई सबस्टांस ऑक्सीजन रिएक्शन के दौरान लूज करता है, जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज किया और कॉपर बन गया,
तो ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है रिडक्शन। और इस सबस्टांस यानी जो सबस्टांस रिडक्शन प्रोसेस में रिड्यूस हुआ है उसको रिड्यूस्ड कहा जाता है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 1.29, तो गाइस ये वाला रिएक्शन का बात हो रहा है। द कॉपर सेकेंड ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस। गाइस कॉपर सेकेंड का मतलब है कि कॉपर दो फॉर्म में होता है, एक कॉपर सेकेंड एंड एक कॉपर थर्ड, यानी क्यूप्रस और क्यूप्रिक। तो गाइस यहाँ पे कॉपर सेकेंड का रिएक्शन कराया गया था ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बन चुका था। यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ जिसमें हाइड्रोजन के साथ, तो ये ऑक्सीजन को लूज कर देता है और कॉपर बन जाता है, और इसीलिए यहाँ पे इसको रिड्यूस्ड कहा जा रहा है, यानी कि इसने अपना ऑक्सीजन रिड्यूस कर दिया है। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज। और गाइस यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, इसीलिए ऑक्सीडाइज्ड यहाँ पे हाइड्रोजन हो रहा है। इन अदर वर्ड्स वन reactant गेट्स ऑक्सीडाइज्ड while the other gets reduced during a reaction. Such reactions are oxidation reduction reactions or redox reactions. So guys, हमने देखा कि यहाँ पर जो एक रिएक्शन हुआ अभी ये वाला रिएक्शन 1.29, उसमें क्या हुआ कि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, यानी कि उसने अपना ऑक्सीजन लूज किया, यानी कि उसका रिडक्शन हुआ। लेकिन हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन हुआ। और ऐसे रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। तो गाइस अब अगले पार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ही दिया गया है गाइस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, और ये वही वाला है जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया। और एग्जाम्पल्स है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। सो गाइस इस रिएक्शन में हो रहा है ये कि जिंक ऑक्साइड का कार्बन के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है, और जिंक अपना ऑक्सीजन लूज कर दे रहा है और कार्बन ऑक्सीजन गेन कर रहा है। सो गाइस यहाँ पे जिंक रिड्यूस्ड हुआ है क्योंकि इसने अपना ऑक्सीजन लूज किया है, और कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है क्योंकि कार्बन ने ऑक्सीजन को यहाँ पे गेन किया है। और अगला एग्जांपल है MnO2 यानी मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। यानी कि गाइस यहाँ पे मैंगनीज डाइऑक्साइड था, यानी कि मैंगनीज के साथ ऑक्सीजन था, और अभी आप लोग देख रहे हो प्रोडक्ट साइड में मैंगनीज के साथ क्लोरीन है, यानी कि मैंगनीज ने अपना ऑक्सीजन लूज किया है, यानी कि मैंगनीज यहाँ पे रिड्यूस्ड हो रहा है। और 4HCl, ये गाइस यहाँ पे जो हाइड्रोजन था ये ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ चुका है। और अगले पार्ट में चलते हैं गाइस। सो तो अगले पार्ट में बोल रहा है कि इन रिएक्शन 1.31 कार्बन इन ऑक्सीडाइज टू CO, यानी कार्बन ऑक्सीडाइज होके कार्बन मोनोऑक्साइड बन जा रहा है, और ZNO यानी जिंक ऑक्साइड रिड्यूस्ड होके जिंक बन जा रहा है। और इन रिएक्शन 1.32 यानी कि जो मैंगनीज डाइऑक्साइड वाला रिएक्शन था उसमें HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, यानी कि HCl Cl2 बन के ऑक्सीडाइज हो रहा है। यानी कि गाइस समझ रहे हो आप कि यहाँ पे HCl ऑक्सीडाइज क्यों हो रहा है? शायद आप लोगों ने इसको पीछे नहीं समझा होगा, तो मैं आपको फिर से समझाता हूँ। HCl के साथ हाइड्रोजन है, और गाइस जब किसी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन होता है ना, और अगर हाइड्रोजन हट जाता है उससे, तो फिर उसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें कि कोई सबस्टांस से हाइड्रोजन अलग हो रहा है तो उसको भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही बोलते हैं। और गाइस यहाँ पे MnO2 यानी मैंगनीज डाइऑक्साइड है इज रिड्यूस टू MnCl2, यानी कि मैंगनीज डाइऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन लूज किया और मैंगनीज क्लोराइड बन गया। From the above examples, we can say that if a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction, it is oxidized। और गाइस यही चीज यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई सबस्टांस ऑक्सीजन गेन करता है या हाइड्रोजन लूज करता है तो उसको ऑक्सीडाइज कहा जाता है, और ऐसे रिएक्शन जिसमें ये होता है उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। इफ ए सबस्टांस लूजेस ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, इट इज रिड्यूस्ड। और गाइस अगर किसी रिएक्शन में कोई सबस्टांस ऑक्सीजन को लूज करता है और हाइड्रोजन को गेन करता है तो उस रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है, उस सबस्टांस को रिड्यूस करेंगे। और गाइस यहाँ पे हमें बोला जा रहा है रिकॉल एक्टिविटी 1.1 वेयर ए मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ डेजलिंग फ्लेम इन एयर, यानी ऑक्सीजन, एंड चेंजेस इनटू अ वाइट फ्लेम वाइट सबस्टांस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज मैग्नीशियम बिंग ऑक्साइड और रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। सो गाइस आप लोग देख सकते हो, आपको शायद याद होगा कि एक्टिविटी 1.1 में मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया गया था और प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। तो गाइस हम लोग कह सकते हैं कि इसमें मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ चुका है, जिसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्रोडक्ट के रूप में मिला था।
तो गाइस एक्टिविटी 1.1 का जो रिएक्शन है वो भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। तो गाइस अभी हमें यहाँ पे दो चीजें दी गई हैं, एक कोरोजन और एक रैंसिडिटी। ये दोनों टॉपिक्स है गाइस, और ये दोनों टॉपिक्स का आप हेडिंग देख सकते हो कि लिखाया है कि द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी कि गाइस ये दोनों जो है रिएक्शन कोरोजन और रैंसिडिटी, ये दोनों जो प्रोसेस है ये दोनों एक टाइप से ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल है। सो गाइस शुरू करते हैं कोरोजन से। You must have observed that iron article are shiny when new, but get coated with a reddish brown powder when left for some time. This process is commonly known as roasting of iron. So guys, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई लोहे का सामान आता है तो वो नया होता है तो एकदम चमकीला होता है, एकदम शाइन करता हुआ होता है। लेकिन कुछ समय बाद आप देखोगे कि उस पर एक रेडिश ब्राउन कलर का कोटिंग आ जाता है और वो पाउडर की तरह होता है, और अगर उसको कहीं कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए तो दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग और रस्टिंग ऑफ आयरन। तो गाइस इस प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि आयरन में जंग लगता है तो इस प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। सम अदर मेटल्स also गेट टार्निश्ड इन दिस मैनर। और गाइस कुछ और भी बहुत सारे मेटल्स हैं जिनका यूज बहुत ही अलग अलग जगह पे होता है, तो वो भी टार्निश्ड यानी कि खराब हो जाते हैं, यानी कि बेकार हो जाते हैं। हैव यू नोटिस्ड द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर। तो गाइस क्या आप लोगों ने नोटिस किया है कि अगर कोई कॉपर का सबस्टांस है या मटेरियल है और कोई सिल्वर का मटेरियल है तो उस पर कौन सा कलर का कोटिंग चढ़ जाता है, यानी कि कौन सा कलर का कोटिंग आ जाता है। तो गाइस आपको पता हो या ना हो, लेकिन मुझे पता है कि कॉपर के ऊपर हरा कलर का कोटिंग आ जाता है और सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर का कोटिंग आता है। और ये क्यों आता है इसको हम लोग चैप्टर 4 या 3 में डिटेल में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के चैप्टर 4 या 3 में। When a metal is attacked by substances around it such as moisture, acids, etc., it is said to corrode and this process is called corrosion। तो गैस क्या होता है जब भी कोई मेटल को, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मेटल है यानी कि सिर्फ मेटल को अगर उसके इन्वायरमेंट यानी कि ऐसे इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाए जहाँ पे मॉइस्चर हो या फिर वो एसिड के कांटेक्ट में आ जाए तो उसको कोरोड, यानी कि एक टाइप से आप कह सकते हो कि ये भी एक मतलब जंग लगना, जैसे आयरन में जंग लगता है वैसे ये सब मेटल्स में कोरोजन होता है और इसी प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन। और गाइस ये रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो भी एक कोरोजन का ही एग्जांपल है, बस इसका स्पेशली नाम रख दिया गया है कि रस्टिंग। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाता है और कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग। So corrosion causes damage to car bodies, bridges, iron railings, ships, and to all objects made of metals, especially those of iron। So guys क्या होता है कि corrosion के वजह से कार में, आप लोगों ने जानते ही होंगे कि कार में सारी चीज़ें लगभग लगभग सारी चीज़ें मेटल से ही बनी होती है और वो मेटल corrosion के कारण खराब हो जाते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और ऐसी चीज़ें जो खासकर आयरन से बनी हो जैसे कि ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स यानी लोहे से बने रेलिंग्स, शिप्स, खासकर फ्रेंड्स जहाज बनाने में तो सारा मेटल का ही यूज़ होता है। तो ये सब चीज़ों में जो मेटल होता है अगर वो कोरोड हो जाए तो वो पूरे तरह से खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। corrosion of iron is a serious problem। और गाइस ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन। और गाइस हर साल बहुत ही बड़े मात्रा में रुपयों का ज़रूरत होता है जो डैमेज्ड आयरन है उसको रिप्लेस यानी कि नए आयरन से बदलने के लिए। यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3। तो गाइज ये कोरोजन वाला जो टॉपिक है इसको हम मोर डिटेल्स में पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। अगला टॉपिक है हमारा रैंसिडिटी। और गाइज ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ट द फैट या ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो गाइज क्या आप लोगों ने जिस ऐसे फूड मटेरियल्स जिसमें ही तेल या फैट हो, ऐसे फूड मटेरियल को अगर उसको बनने के बहुत ज़्यादा देर के बाद कभी टेस्ट किया है या स्मेल किया है। तो गाइज यहाँ पे इसी क्वेश्चन से शुरुआत होता है अगले टॉपिक का। अभी हम लोग को समझ में आएगा कि रैंसिडिटी होता क्या है। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज।
और गाइस क्या होता है, यही चीज़ हमसे पूछा गया था कि अगर लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाता है, उसके बाद हम उसे टेस्ट करेंगे या फिर स्मेल करते हैं तो क्या होता है। तो गाइस जब ये फैट और ऑयल से जो खाना बना होता है, ये अगर ज़्यादा देर के लिए इसको छोड़ दिया जाए तो ये रैंसिड हो जाता है, यानी कि इनका टेस्ट चेंज हो जाता है और स्मेल भी चेंज हो जाता है। और यूजुअली सबस्टांसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन या एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। और गाइस ये जो हमारा खाना खराब हो जाता है थोड़े मतलब ज़्यादा देर के लिए रखने से, उसको बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स यानी कि ये ऐसे सबस्टांस होते हैं जो कि किसी भी सबस्टांस में ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं। और इसीलिए जो फूड में फैट और ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड किया जाता है ताकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस से को होने से रोके और फूड को एकदम सेफ रखे। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। और गाइज आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि लेज हो या कुरकुरे हो चाहे जो भी हो, ये सारे अपना पैकेट एयर टाइट कंटेनर में ही क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो ज़्यादा देर तक रखे फिर भी वो खराब ना हो सके, क्योंकि एयर टाइट कंटेनर से ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विथ गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। और गाइज आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये जो चिप्स होता है, कुरकुरे होता है, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ों का जब हम कंटेनर ओपन करते हैं तो उसमें से ऐसा लगता है कि कुछ निकला है गाइस गैस के जैसा। तो गाइस वो गैस नाइट्रोजन गैस ही ज़्यादातर होता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को काफ़ी हद तक रोकता है और इसीलिए उसका यूज़ किया जाता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। सो गाइस यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है एंड। और आगे जो हमारे क्वेश्चन आंसर है और एक्टिविटीज़ के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इस इन सब की मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। और टिल देन गुड बाय।